हेलो दोस्तों। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था सॉफ्टवेयर क्या हो। इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में आप एक बार जरूर देखें और आपको देखने के लिए लेक्चर कहाँ मिलेगा, SSJ स्किल्स यूट्यूब चैनल पे जाएं। वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको वीडियो वॉच करनी है। उससे आगे वाला लेक्चर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आपको लेके चलते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शन। कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? देयर आर मेनली फोर कॉमन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के चार सामान्य कार्य होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के चार सामान्य कार्य होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें क्या क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद जो हमारा इनपुट है वो आउटपुट के रूप में निकलता है जब हम उसके प्रोसेस होता है कंप्लीट। ये प्रोसेस विद इन सेकेंड, कपल ऑफ सेकेंड होती है, तो पता नहीं चलता है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। सबसे पहला नंबर है हमारा इनपुट। इनपुट ये कंप्यूटर व यूजर के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है, या इनपुट कहने का मतलब है ये जो कंप्यूटर है और यूजर यानी हम जो चलाने वाले, हम दोनों के बीच एक संपर्क यानी ब्रिज का काम करता है। वो क्या करता है? इनपुट। यूजर, कंप्यूटर, जैसे ये मेरी पेन है, ये इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर और यूजर दोनों के बीच में एक कनेक्शन यानी संपर्क बना रही है। इनपुट डिवाइस दिए गए डाटा और चिन्हों को जीरो तथा जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो जो हम डाटा देते हैं उसे उसे प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने के योग्य रूप में परिवर्तन करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर होता है ना, वो जीरो और वन की भाषा समझता है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है? जो हमारा इनपुट रहता है ABCD 1 2 3 न्यूमेरिकल होता है या फिर करेक्टर वाला होता है, इन दोनों इनपुट को वो एक जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्यूटर को देता है, जिससे कंप्यूटर समझ पाता है कि हमने उसे क्या दिया है इनपुट के रूप में। तो चलिए, प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य परिवर्तन करते हैं ये डिवाइस। करेक्टर, न्यूमेरिकल तथा अन्य चिन्हों को जीरो और वन बिट कन्वर्ट करते हैं। जैसा कभी मैंने बताया, जीरो और वन के रूप में कन्वर्ट करते हैं ये जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है। डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। जब वह इस भाषा को समझ लिएगा तो उसका जो हमने डेटा दिया उसे प्रोसेस कर पाएगा। इनपुट डिवाइस सीधे कंप्यूटर के नियंत्रण में रहते हैं। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि कीबोर्ड, कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस, ट्रैक वेल, जॉयस्टिक, डिजिटलाइज टेबल, टैबलेट, मतलब जो मैं यूज कर रहा हूँ पेन टैब, इसको डिजिटलाइज टैबलेट बोलते हैं। स्कैनर, डिजिटल कैमरा, MICR मशीन, OMR मशीन, OCR मशीन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस इनपुट, VCR, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और भी कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं, आप गूगल कर सकते हैं, और भी कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ तक आई होप इनपुट डिवाइस आपके समझ में आ गई होगी। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इनपुट डिवाइस कवर किए हैं, तो आपकी समझ में नहीं आया हो तो वहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। सेकंड है हमारा आउटपुट। आउटपुट जिस उपकरण की सहायता से CPU से आने वाली सूचनाओं या परिणाम को हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम दो प्रकार के होते हैं। वे डिवाइस जिन डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि मॉनिटर होता है, वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। आउटपुट हमें दो प्रकार से मिलता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी मिलता है, एक हार्ड कॉपी मिलता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सा होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होता है जो हमें मॉनिटर के द्वारा मिलता है, जो हमें डायरेक्ट विजिबल होता है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट, मतलब उसे हम देख सकते। हार्ड कॉपी जैसे हमें जब हम प्रिंट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या PDF को, तो हमें जो प्रिंट आउट निकल के आता है वो हमें उसे हम देख पाते हैं, उसे हम छू भी पाते हैं, वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। चलिए आगे। यदि परिणाम से प्राप्त सूचनाएं किसी प्रोग्राम माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है सके या आवाज के रूप में प्राप्त किया जा सके,
जिसे बार बार परिवर्तित भी किया जा सके, उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। अभी मैंने बताया वही इसका मतलब है। ऐसा प्रोग्राम या ऐसा हमारा टेक्स्ट या ऐसा हमारा कुछ फॉर्मेट, जैसे हम बार बार चेंज कर सकें, एडिट कर सकें, या हमें उसे परिवर्तित कर सकें, या हम उसे देख सकें या कि स्क्रीन में, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। जब रिजल्ट को प्रिंटर अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो यह हार्ड कॉपी हो जाता है। कहने का मतलब, जब इसी आउटपुट को हम प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर देते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। परिणाम को देखने के लिए विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है हमारी। और भी चलते हैं, ये प्लॉटर, साउंड कार्ड, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तीसरा नंबर है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा को इनपुट किए जाने के पश्चात उसे सूचनाओं के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब हमने डाटा दिया, डाटा देने के बाद उसमें क्या जो हमें आउटपुट मिलना है, उससे पहले की जो स्टेप होती है उसे प्रोसेसिंग या प्रोसेसर बोलते हैं। जैसा कि अभी हम बताएं कैसे, कि मान लो हमने कोई ए लिखा, ए हमें, जो हमने ए लिखा है ना, जैसे हमने ए लिखा, ए हमने, जो आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है, इससे पहले ये ए कंप्यूटर के अंदर गया, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट हमें दिखाई दिया। तो जो आउटपुट दिखाई देने से पहले की स्टेप है उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू करता है। जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब उसका वर्ड में ही आ रहा है प्रोसेसिंग, तो सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेस करना। और जिसे हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क भी कहते हैं। ये डाटा को प्रोसेसिंग हो जाने के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष को आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। जब डाटा प्रोसेस होता है उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे जब मान लो हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 + 2 तो बराबर हमें 4 दिखाई देगा। तो जब 2 और +2 करेंगे हम, तो वहाँ पर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर जो हमें आउटपुट के रूप में क्या दिखाई देगा? 4। नंबर 4 है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज मुख्य रूप से पीसी के दो भंडारण इकाई है। कहने का मतलब, स्टोरेज दो प्रकार की होती है, दो इकाई है स्टोरेज। वो कौन कौन सी होती है? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज कितनी प्रकार की होती है? इससे पहले ही मैंने स्टोरेज डिवाइस पढ़ाई है, वहाँ पे भी कवर किया था स्टोरेज कितनी प्रकार की होती हैं। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप कृपया करके ध्यान से देखते रहें, और कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जो अभी मैंने बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें हमारा ए प्राइमरी स्टोरेज यानी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी में बताऊँ क्या होती है। जैसा कि रैम सुना होगा, कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर रैम होता है। जब हम मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें कितनी जीबी रैम है? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। और कंप्यूटर भी हम परचेज करने जाते हैं तो 2, 4, 16, 8, 16, ये सब रैम देखते हैं हम वहाँ पे कि कितनी रैम है। रैम क्या है? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। उसमें हम कपल ऑफ सेकंड के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, और वो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाता है या हम उसे डिलीट कर भी देते हैं। परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डेटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। चलो देखते हैं। जिसे परिवर्तन वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, और प्राइमरी मेमोरी के रूप में तीन प्रकार की होती है: रैम, रोम, कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी तीन प्रकार की होती है: रैम, रोम और कैश मेमोरी। एक रैम होती है, एक रोम होती है, कैश मेमोरी होती है, शामिल है। इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, मतलब 8 GB, 16 GB, 4 GB, 2 GB ये रैम है, तो इनकी स्टोरेज क्षमताएं कम होती है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज एचडीडी और एसएसडी की तुलना में डेटा तक पहुंच से डेटा तक तेजी से पहुंच प्रदान करती है। मतलब सेकेंडरी डिवाइस होती है उससे कहीं ज़्यादा अधिक फास्ट होती है हमारी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से कहीं ज़्यादा अधिक फास्ट होती है। एक कंप्यूटर
वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल्स दोनों तरह की होती हैं। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती हैं, जहाँ वोलेटाइल का मतलब है उन मेमोरी डिवाइस से जो सिर्फ कंप्यूटर के चालू रखने तक डेटा को स्टोर करती हैं, जबकि नॉन वोलेटाइल वो होती हैं जो लंबे समय तक डेटा को स्टोर करती हैं। ये दो प्रकार की होती है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब वो होता है जो ऐसी मतलब मेमोरी जो कंप्यूटर को डेट मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो वो मेमोरी हेल्प करती है। उसके बाद जो नॉन वॉलेटाइल होती है वो स्टार्ट होने के बाद वर्क करने में हेल्प करती है। चूँकि यहाँ मेन सर्किट बोर्ड में सीपीयू बहुत करीब स्थित होता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को सीपीयू तेजी से रीड करता है। कहने का मतलब जो मेन सर्किट होती है उसके सीपीयू बहुत करीब होता है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी दोनों पास पास होती हैं, तो इसलिए सीपीयू अच्छे से डेटा वहाँ पर रीड कर पाता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर सामग्री से बनाई गई होती है। ये सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। कैसे बनती है? इस सेमीकंडक्टर के मटेरियल से बनाई गई होती हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके मुकाबले प्राइमरी मेमोरी बहुत अधिक महंगी होती है। जैसा कि 4 GB रैम लगभग लगभग मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपये का आ रहा है अभी जो प्राइस बताऊँ। और जो 4 GB HDD है या पेन ड्राइव वो 4 GB का, वो 200-400 रुपये में मिल जाएगा। तो इस मान के चलो अपने हिसाब से कौन सी डिवाइस कितनी महंगी है। प्राइमरी मेमोरी कुछ मुख्य विशेषताएं, प्राइमरी मेमोरी की कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं। उन प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करती हैं जिन्हें सीपीयू द्वारा परिवर्तन में प्रोसेस किया जा रहा होता है। ये उस डेटा को स्टोर करके रखती हैं जो सीपीयू द्वारा वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है उसे ये स्टोर करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। ये कंडक्टर मेमोरी होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होगी। सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है, ये फास्ट भी बहुत होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज की तुलना में बहुत फास्ट होती है। ये काफ़ी महंगी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में महंगी भी होती है बहुत। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। विदाउट प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब प्राइमरी मेमोरी ही नहीं होगी तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा? जब स्टार्ट नहीं होगा तो हम उस पर वर्क कैसे करेंगे? इसलिए विदाउट प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है स्टार्ट होने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी कुल 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। कितनी प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी? रैम, रोम और कैश मेमोरी। ये बाद में हम पढ़ेंगे इनको भी। रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी। स्पैम ड्रॉ फ्रॉम एरर, जो इस SRAM, इसको SRM और DRAM भी बोलते हैं, और इसको पी रोम, EP रोम और EEP रोम, ये 3 प्रकार की हो गई। ये SRM और DRAM 2 प्रकार की हो गई, एक कैश में। अब हम देखते हैं रैम क्या होती है। इसीलिए मैंने बोला था ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसमें एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझ रहे हैं। रैम, रैम का मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी होता है, या सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि अभी मैंने बताया था। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म होता है? रैम का। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है। जब भी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या फाइल खोलते हैं तो वह सबसे पहले रैम में लोड होती है। जब हम किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम के अंदर लोड होगी, जिसके बाद सीपीयू द्वारा उन्हें प्रोसेस किया जाता है। आसान भाषा में आप भी जो भी कंप्यूटर में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रैम से चल रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या जो हम लिख पा रहे हैं वो सब रैम की मदद से लिख पा रहे हैं। इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी डेटा को तब तक स्टोर करती है जब तक सीपीयू को उसकी ज़रूरत है। टेम्परेरी मेमोरी इसे क्यों कहते हैं? ये डेटा को उस समय तक स्टोर करती है जब तक सीपीयू को जरूरत पड़ रही है। जिस समय सीपीयू को जरूरत खत्म, डेटा को डिलीट कर दी। जैसा कि कोई सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं,
तो सॉफ्टवेयर का डेटा को जो रैम के अंदर स्टोर होगा, जैसे ही हम उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे उसका डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये अन्य स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले बहुत तेज होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं अन्य स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले। रैम मुख्य रूप से वॉलेटाइल प्रकृति की होती हैं, अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही इसमें मौजूद डेटा डिलीट हो जाता है। अर्थात कंप्यूटर बंद होगा, इसमें मौजूद डेटा तुरंत से डिलीट हो जाएगा। रैम मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एस रैम और डी रैम। एस आर ए एम भी बोलते हैं और डी आर ए एम भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा इसके नाम से पता चलता है कि यह सिर्फ रीडेबल होती है, अर्थात इसमें स्टोर डेटा का प्रोग्राम को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें किसी तरह का संशोधन अथवा बदलाव नहीं उत्पन्न आसान नहीं है। मतलब इसे रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ डेटा को पढ़ने के लिए यूज होती है। इस मेमोरी की हेल्प से डेटा में कोई बदलाव करना संभव नहीं है। आमतौर पर रोम चिप उन फिक्स्ड प्रोग्राम में स्टोर किए जाता है जिन्हें फिर मॉडिफाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रोम उन फिक्स्ड प्रोग्राम में यूज करते हैं जिस प्रोग्राम को हम मॉडिफाइड नहीं करना चाहते फ्यूचर में। उदाहरण के लिए कंप्यूटर रोम से फर्मवेयर। फर्मवेयर का नाम एक प्रोग्राम स्टोर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। समझ गए? ये फर्मवेयर नाम का एक जो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डलता है, जो स्टोर मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, ये रोम के अंदर स्टोर होता है। रोम की प्राकृतिक नॉन वॉलेटाइल होती है। ये प्रकृति इसकी कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल, अर्थात कंप्यूटर स्विच ऑफ होने की स्थिति में भी इसमें मौजूद प्रोग्राम या डेटा मिटता नहीं है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें डेटा जो होता है वो मिटता नहीं है। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती हैं, हालांकि यह बहुत कम मात्रा में डेटा स्टोर रखती हैं। रोम एक स्लोअर मेमोरी है, यह रोम के मुकाबले सस्ती होती है। आमतौर पर रोम तीन प्रकार की होती हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। रोम कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी? पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। अब हम देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी, कंप्यूटर में कैश मेमोरी एक छोटे साइज की मेमोरी होती है जो अक्सर अनुरोधित डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। जैसा हम कोई किसी भी ब्राउज़र में जब हम ब्राउज करते हैं या हम देखते हैं जो क्रोम है, जब हम उसमें नई टैब खोलते हैं और कुछ सर्च करते हैं तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो हमारी कैश मेमोरी क्लियर हो जाती है। तो वो छोटा सा डेटा छोटे से रूप में स्टोर रहता है कैश मेमोरी के अंदर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर भी तुरंत सीपीयू के लिए उपलब्ध हो। वो इसलिए रखे जाते हैं जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत सीपीयू के लिए उपलब्ध हो सके। कैश मेमोरी डेटा को टेम्परेरी रूप में स्टोर करती है। यह एक टेम्परेरी रूप में स्टोर करती है क्योंकि मेमोरी एक बेहद ही महत्वपूर्ण भाग है। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। अब हम